रमेश ने धीरे से अपनी जैकेट खोली। अंदर सोई हुई मासूम बच्ची को देखकर सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यह कौन है? यह कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी एक सवाल पूछती है, जब एक पिता अपनी ही संतान को सड़क पर लावारिस छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, तो क्या उसे सिर्फ एक हैवान मान लेना चाहिए या उसकी उस बेबसी और मजबूरी की परतों को भी कुरेदना चाहिए जिसने उसे इस अमानवीय कदम तक पहुंचाया? यह कहानी है परी की, जिसे दुनिया ने अपनाने से पहले उसके अपने ने ही ठुकरा दिया था। और यह कहानी है उस पिता की जिसके कृत्य ने उसे शैतान बना दिया, पर जिसके दिल में शायद एक मजबूर बाप आज भी रो रहा था। इसलिए इस कहानी को पूरी अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दिसंबर की वह रात अपने साथ हार्ट कंपा देने वाली ठंडक लेकर आई थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र की एक सुनसान सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी कोहरे की चादर में लिपटी हुई थीं। रात के करीब 11 बजे थे। दिन भर की थकान के बाद रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर घर लौट रहा था। वह पास की एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर था। उसकी पत्नी सुनीता घर पर उसका इंतजार कर रही थी। सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियां थीं और रात के इस पहर में वहां से गुजरना थोड़ा डरावना लगता था। तभी रमेश के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, किसी बिल्ली के बच्चे के रोने जैसी पतली दबी हुई आवाज। उसने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ने पर वह आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और साफ। यह एक सिसकी थी, एक इंसानी बच्चे की सिसकी। रमेश का दिल धक से रह गया। उसने अपनी साइकिल रोकी और कान लगाकर सुनने लगा। हाँ, यह किसी बच्चे के ही रोने की आवाज थी, जो ठंड से कांप रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर इंसानियत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और मोबाइल की टॉर्च चलाकर आवाज की दिशा में झाड़ियों की ओर बढ़ा। कांटेदार झाड़ियों के बीच एक पुराने गंदे कार्डबोर्ड के बक्से में फटे हुए शॉल में लिपटी एक नन्ही सी जान पड़ी थी, शायद 2 या 3 महीने की बच्ची। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ रहा था और उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ कांप रहे थे और धीमी धीमी सिसकियां निकल रही थीं। यह दृश्य किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघलाने के लिए काफी था। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से उस बच्ची को उठाया। वह इतनी हल्की थी जैसे रुई का कोई गोला हो। उसे अपनी छाती से लगाते ही रमेश को एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने बिना एक पल सोचे बच्ची को अपनी जैकेट के अंदर छिपाया ताकि उसे कुछ गर्मी मिल सके, और तेजी से साइकिल चलाता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। दरवाजा खटखटाते ही सुनीता ने खोला और रमेश को इस हाल में देखकर घबरा गई। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हैं? रमेश ने धीरे से अपनी जैकेट खोली। अंदर सोई हुई मासूम बच्ची को देखकर सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यह कौन है? रमेश ने संक्षेप में पूरी बात बताई। सुनीता, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उस बच्ची को देखकर सुध बुध खो बैठी। उसने तुरंत रमेश के हाथों से बच्ची को लिया और उसे अपनी गोद में भर लिया। बच्ची की ठंडक महसूस कर उसका दिल भर आया। उसने जल्दी से गर्म पानी किया, रुई से बच्ची का शरीर पोंछा और अपने सबसे नरम और गर्म शॉल में उसे लपेट दिया। रमेश बाजार से दौड़कर दूध की बोतल और पाउडर ले आया। उस रात उस छोटी सी खोली में एक नई जिंदगी सांस ले रही थी। सुनीता रात भर उस बच्ची को अपनी छाती से लगाए बैठी रही, जैसे उसे सालों से बिछड़ी हुई अपनी कोई अनमोल चीज मिल गई हो। उन्होंने उस बच्ची का नाम परी रख दिया। अगली सुबह दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था। अब क्या करें? कानून के हिसाब से
उन्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए था, पर सुनीता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह परी को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन रमेश जानता था कि यह सही नहीं है। बहुत समझाने के बाद वे दोनों पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर वर्मा एक अनुभवी और थोड़े सख्त मिजाज के अफसर थे। उन्होंने रोज ऐसे मामले देखे थे जहां लोग अपनी अनचाही संतानों को कूड़ेदान में फेंक जाते थे। उन्होंने रमेश और सुनीता का बयान दर्ज किया और बच्ची को सरकारी शिशु गृह में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुनीता की आंखों में आंसू थे। वह इंस्पेक्टर से विनती कर रही थी कि परी को उसे सौंप दिया जाए। इंस्पेक्टर वर्मा ने उन्हें समझाया, देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। पहले हमें इसके असली माँ बाप को ढूंढना होगा। अगर वे नहीं मिलते तो आप कानूनी तौर पर गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। अब पुलिस के लिए यह एक और अनसुलझा मामला था, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। उस मासूम बच्ची का चेहरा उनके दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने अपनी टीम को उस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का आदेश दिया। अस्पतालों से हाल ही में हुए जन्म का रिकॉर्ड मांगा गया। मुखबिरों को काम पर लगा दिया गया। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में एक धुंधली सी तस्वीर सामने आई। रात के अंधेरे में एक आदमी अपनी पीठ पर एक बैग टांगे, हाथ में एक बक्सा लिए उसी सड़क की ओर जाता दिख रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट और लद्ददीधाहट थी। पुलिस ने उस आदमी की पहचान के लिए तस्वीर को इलाके में घुमाना शुरू कर दिया। लगभग 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक सुराग मिला। एक स्थानीय केमिस्ट ने उस तस्वीर वाले आदमी को पहचानने का दावा किया। उसने बताया कि यह आदमी कुछ महीने पहले ही यहाँ पास के एक निर्माणाधीन साइट पर मजदूरी करने आया था। उसका नाम राजू था और वह अक्सर अपनी बीमार बेटी के लिए दवाइयां लेने आता था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस राजू के अस्थायी ठिकाने एक झुग्गी तक पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि राजू अपनी पत्नी की मौत के बाद से ही बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी ने बच्ची को जन्म देते समय दम तोड़ दिया था और अब कुछ हफ्ते पहले वह अचानक किसी को बिना बताए यहां से चला गया है। पुलिस ने राजू के गांव का पता निकाला, जो बिहार के एक दूर दराज इलाके में था। इंस्पेक्टर वर्मा अपनी टीम के साथ उस गांव पहुंचे। गांव के एक छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें सूनी थीं और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वही राजू था। पुलिस को देखते ही वह कांपने लगा और फफक फफक कर रो पड़ा। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई, उसने इंस्पेक्टर वर्मा जैसे कठोर दिल इंसान को भी झकझोर कर रख दिया। राजू ने बताया, साहब, मैं हैवान नहीं हूं, मैं एक हारा हुआ बाप हूं। उसकी कहानी शुरू हुई उसकी पत्नी की मौत से। वह अपनी बेटी, जिसका नाम उसने खुशी रखा था, से बहुत प्यार करता था, लेकिन जन्म से ही खुशी के दिल में छेद था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए का खर्च बताया था। 5 लाख! राजू ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसने अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच दिया, साहूकारों से कर्ज लिया, दिन रात मजदूरी की, लेकिन वह बमुश्किल 50,000 रुपए ही जमा कर पाया। इस बीच खुशी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह रात रात भर रोती थी, दूध नहीं पीती थी और उसकी सांसें उखड़ती थीं। राजू उसे अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देख रहा था। साहब, उसने रोते हुए कहा, मैं हर रोज उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। मेरे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। एक रात जब वह दर्द से बहुत रो रही थी, तो मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। मैंने सोचा, अगर मैं उसे किसी अमीर इलाके की सड़क पर छोड़ दूं,
तो शायद कोई रहमदिल इंसान उसे उठा लेगा, कोई ऐसा जिसके पास पैसे हों जो उसका इलाज करवा सके। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे बचाना चाहता था। उस रात के बारे में बताते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी शॉल में लपेटा, उसे आखिरी बार चूमा। मेरा दिल फट रहा था, हर कदम पर मेरे पैर कांप रहे थे। मैं उसे वहां छोड़कर भागा, पर मेरी आत्मा वहीं रह गई। मैं तब से एक पल भी सोया नहीं हूं। हर पल बस यही दुआ करता था कि मेरी खुशी किसी अच्छे इंसान को मिली हो, वह जिंदा हो। राजू ने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी पर्ची निकाली। वह अस्पताल की रिपोर्ट थी जिसमें खुशी की बीमारी का जिक्र था। राजू की कहानी मीडिया के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। जो लोग कल तक उसे हैवान पिता कहकर फांसी देने की मांग कर रहे थे, अब वे भी बांट गए थे। कुछ लोग उसे अब भी अपराधी मानते थे, लेकिन एक बड़ा तबका उसकी मजबूरी को समझने लगा था। यह कहानी अब सिर्फ एक बच्ची के लावारिस मिलने की नहीं थी। यह कहानी बन गई थी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की, गरीबी की और उस बेबसी की जो एक इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि देश भर से परी यानी खुशी के लिए मदद के हाथ उठने लगे। एक गैर सरकारी संगठन NGO ने उसकी जिम्मेदारी ली। लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए कुछ ही दिनों में ऑपरेशन के लिए जरूरी रकम से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। रमेश और सुनीता को कानूनी तौर पर परी का संरक्षक बना दिया गया, जब तक कि राजू का मामला अदालत में था। दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में परी का ऑपरेशन हुआ और वह सफल रहा। कुछ हफ्तों बाद जब रमेश और सुनीता उसे घर लाए तो उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। उधर अदालत में राजू का मुकदमा चल रहा था। कानून अंधा होता है और बच्चे को लावारिस छोड़ना एक गंभीर अपराध था, लेकिन जज ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझा। राजू के कबूलनामे, उसकी बेबसी के सबूतों और उसके पश्चाताप को देखते हुए अदालत ने एक नरम रुख अपनाया। उसे कुछ साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके अच्छे आचरण को देखते हुए उसे जल्द रिहा करने का आश्वासन भी दिया गया। कहानी का अंत हो चुका था। परी एक प्यार करने वाले परिवार के साथ सुरक्षित थी। राजू अपने किए की सजा काट रहा था, लेकिन उसके दिल में शायद यह सुकून था कि उसकी बेटी जिंदा और स्वस्थ है। लेकिन वह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, एक पिता की मजबूरी या हैवानियत? राजू का कदम कानूनी और नैतिक रूप से गलत था। कोई भी मजबूरी उसे अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ने का अधिकार नहीं देती। लेकिन क्या हम उस सिस्टम को नजरअंदाज कर सकते हैं जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया, जहां एक गरीब बाप के लिए अपने बच्चे का इलाज कराना एक सपना है, जहां कर्ज और गरीबी इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है। यह कहानी वायरल हुई क्योंकि इसने हर देखने और सुनने वाले के दिल में एक कांटा चुभो दिया। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि अगली बार जब हम किसी राजू को कोसें तो एक पल रुककर यह जरूर सोचें कि कहीं हम सब भी उस समाज का हिस्सा तो नहीं जो ऐसी मजबूरियों को जन्म देता है। परी तो बच गई, लेकिन न जाने कितनी खुशियां आज भी अस्पतालों के बाहर, सड़कों पर और टूटी झोपड़ियों में बिना इलाज के दम तोड़ रही है। उनकी जिम्मेदारी किसकी है? शायद ये सवाल हम सब से है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली एक सच्ची कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।